हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सरोज सिंह। दोस्तों, मैं इस वीडियो में हाउ टू क्वालिफाई एपीओ और पीपी एग्जाम। एपीओ मतलब क्या? असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का जो एग्जाम होती है और हर एक स्टेट का अपना अपना आता है। ये एग्जाम टाइम पे आते रहते हैं और इसको आप कैसे क्वालिफाई करेंगे। दूसरी बात, पीपीई का भी एग्जाम होते हैं जो कि एक सर्टेन एज लिमिट होती है, उसके बेसिस पे आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। अब आप ये समझो कि एपीओ का एग्जाम जो होती है ना, वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान एग्जाम है। आपको सिर्फ क्या करना है, प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू करना है। जैसे कि जुडिशरी का एग्जाम आप देते हो, आप मान लो सिविल जज का एग्जाम देते हैं, तो सिविल जज का एग्जाम में बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं और बहुत सारे मेजर एक्ट और माइनर एक्ट, साथ साथ जीके जीएस, उसके बाद ड्राफ्टिंग, इंग्लिश, हिंदी, बहुत तरह के एसे राइटिंग, सब तरह की बात होती है और बहुत सारे मेजर एक्ट भी उसमें पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन एपीओ के एग्जाम में कुछ भी नहीं है, 3-4 मेजर एक्ट पढ़ने हैं, 3-4 मेजर एक्ट पढ़ने, बाकी हर एक स्टेट की माइनर एक्ट होती है। माइनर एक्ट होती है कुछ जो कि नेशनल वाइज एक्ट चल रहे हैं माइनर एक्ट, जैसे पास्को एक्ट हुआ, डीबी एक्ट हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस डीबी एक्ट हो गया। इस तरह का जो होती है, नार्कोटिक ड्रग्स एक्ट हो गया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया। इस तरह का जो माइनर एक्ट होते हैं ना, आप मान लो गुंडा एलिमेंट का एक्ट बना हुआ है, गो हत्या का एक्ट बना हुआ है, क्या ये सब हर एक स्टेट के हिसाब से अपना कुछ माइनर एक्ट और कुछ जो माइनर एक्ट जो नेशनल वाइज, जैसे पास्को एक्ट हो गया, नार्कोटिक ड्रग्स एक्ट हो गया, जो पूरी जगह अप्लाई होती है। तो उस तरह का आपको माइनर एक्ट तो एकदम आप थोड़ा दिन पढ़ोगे, आपको पूरी मेन सेक्शन आपको समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनर एक्ट तो आप आराम से 1 महीने भी आराम से आप देख लोगे, आपको माइनर एक्ट पूरी तरह कंट्रोल हो जाएगा। हर एक स्टेट का सिलेबस रहता है, कितने माइनर एक्ट हैं। मान लो जैसे अभी यूपी का आई हुई है, एपीओ का वैकेंसी आई हुई है और यूपी में मतलब 15-16 से माइनर एक्ट दिए हुए हैं। अब माइनर एक्ट में है, उसको माइनर एक्ट को क्या है, 2 दिन 4 दिन का काम है हर एक एक्ट को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। आपको फोकस किस पे करना है, मेजर एक्ट पे करना है। और मेजर एक्ट पे आपने अगर कंट्रोल कर लिया तो आप वैसे इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। और मैं इससे पहले ये बताना चाहता हूँ, इसमें जीके जीएस का जो पार्ट होते हैं, कुछ हिस्ट्री से, एंशिएंट हिस्ट्री, कोई रिसेंट हिस्ट्री, इस तरह का बात होती है। साथ साथ इसके अलावा आपको ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन होते हैं, इकोनॉमिक साइंस से, अपने इस तरह का जो जीके जीएस से जनरल स्टडी से रिलेटेड होती है, उस तरह का अगर वो पूछता है, वो आप कोई भी गाइड या एनसीईआरटी का बुक ले लेंगे, उस दिन आप देख लेंगे, या कोई जीएस का नोट या जो भी इंस्टीट्यूट के होते हैं, कहीं से भी आप लेके आप एक बार पढ़ लो बेसिक। ऐसा नहीं है कि इसमें डीपीली आपको पूरा पूछा जाएगा हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का, क्योंकि आप एपीओ के एग्जाम के लिए जा रहे हो, न कि आप बीपीएससी और यूपीएससी के एग्जाम देने के चाह रहे हो स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट के लिए। आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट टाइप से पूरी डीपी नहीं पढ़नी है, आपको एकदम आराम से उसको पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेना है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा, उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ लीजिएगा, जीके जीएस की कोई टेंशन नहीं रहेगी। माइनर एक्ट का मैंने बता दिया। मेजर एक्ट, अब मेजर एक्ट में क्या होता है, मेजर एक्ट में मतलब 5 मैंने बताया आपको, 4 बताया। आप मान लो कि पहले होता था क्रिमिनल लॉ में सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, अब वही बीएनएसएस हो गया, बीएसए हो गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब इसको आपको पढ़ना है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, इसके हर एक सेक्शन को पढ़ना है बारीकी से और कॉन्सेप्ट को समझना है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहता हूँ, इसको सेक्शन को कोरिलेट करके पढ़ना है। कोरिलेट से आप अगर सीख गए कैसे पढ़ना है, तो आपको एकदम समझो कि इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ ब्रीफ एग्जांपल भी दे देता हूँ कि आपको कोरिलेट कैसे करना है। पहली बात तो आपको मान लो बीएनएसएस लेते हो, तो बीएनएस का एक सेक्शन कहीं और के सेक्शन से, मान लो 513-15 सेक्शन है, तो उस कंडीशन में कोई सेक्शन नहीं है, मान लो 23 है, तो आपको कहाँ पे, और दूसरी बात वो किया गया है इसमें उसको कोरिलेट कर सकते हो, इंट्रा सब्जेक्ट के अंदर बात करो आप। उसके बाद अगर मान लो कि कुछ सेक्शन को आपको तीनों से कंपेयर करना है या इवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करना है, तो आपको कैसे पढ़ना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के मैं बता देता हूँ एफआईआर। अब एफआईआर पढ़ते हो, एफआईआर किस सेक्शन में पढ़ते हो, पहले आप 154 में पढ़ते थे ना सीआरपीसी में, अब आप जो 173 में पढ़ते हो आप एफआईआर। लेकिन एफआईआर को समझने के लिए, क्योंकि एफआईआर क्या है, इट्स नॉट ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, इट्स ए पीस ऑफ एविडेंस। अब पीस ऑफ एविडेंस है, जैसे आ गया तो व्हाट इज द एविडेंटरी वैल्यू ऑफ द एफआईआर। एविडेंटरी वैल्यू क्या है, एविडेंटरी वैल्यू जानने के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर सेक्शन से कोरिलेट करना पड़ेगा। जैसे आप बोलते हो एफआईआर हो गया, अब मान लो 173 एफआईआर होने के बाद आपको देखना है कि भैया एफआईआर का कब काम आएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी। आप जो मतलब आप वही बीएसए का पढ़ते हो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 148 पढ़ते हो, आप क्या क्या कॉन्ट्राडिक्टरी की बात,
160 आप कोरोबोरेशन कैसे कोरोबोरेट कर सकते हो, सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस को, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से लेके ओरल एविडेंस को आप कैसे कोरोबोरेट कर सकते हो, इसको आपको कोरिलेट करना पड़ेगा। आप मान लो फिर उसका सेक्शन 6 ले लेता हूँ बीएनएस का। अब बीएसए का मैं सेक्शन 6 लेता हूँ, इसमें क्या किया है, मोटिव, प्रिपरेशन, आपका कंडक्ट। अब मान लो किसी ने मर्डर किया और मान लो घायल कर दिया किसी को, और वो खून से लथपथ है और वो थाना में गया आपको एफआईआर करवाने के लिए, दैट मीन्स उसका कंसिक्वेंस, आपको मान लो किसी ने मर्डर किया और तुरंत भाग गया, तो दैट मीन्स उसका कंडक्ट, मतलब एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट और आफ्टर द इंसिडेंट उसका कंसिक्वेंस कंडक्ट क्या है। तो ये मोटिव, प्रिपरेशन पहले कोई प्लानिंग कर रहे हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अब मोटिव क्या है, आपको मारने के पीछे क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, पर्पस क्या है, तो आपको कोरिलेट करना पड़ेगा। आप सेक्शन 12 में चले जाओ बीएसए का, आप सेक्शन 12 में क्या बोलते हो, आपका ये बताया जाता है कि इसमें आपका बॉडी का जो स्टेट ऑफ माइंड क्या है, आपकी बॉडीली इंजुरी की कंडीशन को बताया जाता है, स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बताया जाता है। ये सब चीज़ जैसे मैंने बताया, कंट्राडिक्शन, कोरोबोरेशन, आपका स्टेट ऑफ माइंड, बॉडीली इंजुरी और आपका प्रिपरेशन, मोटिव, ये सब कहाँ से मैंने कोरिलेट किया, आप इसको आप ऐसे कोरिलेट करके पढ़ें। दूसरी बात, आप मान लो दूसरा एक सेक्शन में बता देता हूँ 180। अब 180 सेक्शन में आप बीएनएसएस का पढ़ते हो, जिसमें कि एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस बाय द पुलिस। अब उसी को आप 157 सेक्शन में आप बीएसए का पढ़ोगे, तो उसमें यही होता है कि भाई विटनेस का जो होता है इंक्रिमिनेशन है ना, ऑन द विटनेस कैन नॉट डिनाई, कि आप हमको सेल्फ इंक्रिमिनेट किया जाएगा, इस बेसिस पे आप डिनाई नहीं कर सकते हो आप जवाब देने से पुलिस का क्वेश्चन का। तो आप सेल्फ इंक्रिमिनेशन 157 आप पढ़ते हो, उसमें अब जैसे आप मान लो 181 का क्या हो गया, स्टेटमेंट टू पुलिस। अब पुलिस का स्टेटमेंट देखते हो 181 में। अब बीएसए में आप चले जाओ 23 आप पढ़ लो, कन्फेशन जो स्टेटमेंट होती है पुलिस का, उसका आपको कोरिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। एक सेक्शन, एक एग्जांपल और मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो का एक कंप्लीस के बारे में बात करते हैं। एक कंप्लीस मतलब क्या होता है कि मान लो पुलिस सरकारी गवाह बन गए, आप पुलिस का गवाह बन गए, आपने 3 लोग मर्डर किया, आप भी उसमें थे और आपको पुलिस ने क्या किया, अपनी गवाह बना लिया, सरकारी गवाह बना लिया। अब उस कंपटीशन में क्या होता है, एक कंप्लीसमेंट की बात कर रहे हो आप, पुलिस के एक तरह से आप गवाह, मतलब क्राइम में आप सहपाठी थे, लेकिन अब पुलिस गवाह बन गया, तो इसका अर्थ है कि बीएनएसएस का अब 343 पढ़ोगे तो एक कंप्लीस का बात किया है। अब वही चीज आप 138 पढ़ोगे बीएसए का, तो एक कंप्लीसमेंट की बात किया है। तो इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो सपोज डबल जियोपार्टी, अब जो पहले आप पढ़ते थे 300 में सीआरपीसी में, अब क्या हो गया 337 में आपको डबल जियोपार्टी। मतलब क्या, उसमें बात क्या किया गया है, डबल ट्रायल नहीं चला सकते हो सेम ऑफेंस पे अगर आप एक्विटल या कन्विक्टेड हो गए हो। ट्रायल को रोका गया है कि डबल ट्रायल नहीं, लेकिन आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप चले जाओ, वही चीज आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में आप पढ़ते हो, जिसमें ये बताया गया है कि भैया आप डबल पनिशमेंट नहीं दे सकते हो ऑन द सेम ऑफेंस के लिए, चोरी के लिए फिर चोरी करके दोबारा सजा नहीं दे सकते हो। दैट मीन्स आर्टिकल 22 क्लॉज 2 से आपने कोरिलेट किया, तो आप वहीं पे चले जाओ, आप बीएसए में भी चले जाओ, आप सेक्शन आप शायद इसमें 34 सेक्शन है, 34 सेक्शन में ये बताया गया है प्रीवियस जजमेंट इज बार टू फर्दर सूट, आप प्रीवियस जजमेंट को बार किया गया है, तो उस कंडीशन में भी आप ये देखेंगे कि भाई वहाँ भी मैंने कोरिलेट कर दिया। अब वही चीज़ आप सीपीसी में चले जाओ, आप सीपीसी में सेक्शन 11 पढ़ लो, आपका ऑर्डर 2 रूल 2 पढ़ लो, आप ऑर्डर 9 रूल 9 पढ़ लो, आप ऑर्डर 23 पढ़ लो, आप 22 और रूल 1 पढ़ लो। तो मतलब क्या, आपको कोरिलेट करके पढ़ना है। अगर लॉ का कॉन्सेप्ट को आपको जानना है तो आप लॉ को कोरिलेट करके पढ़ें, और मैं जितना सब्जेक्ट आपको बताया है उसको अच्छे से आप पढ़ें। हाँ, एक बात मैं जरूर गाइड लेना चाहता हूँ कि ये मेरा जो चैनल है, मैं वो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ के नाम से है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ में कभी भी कोई तरह का दिक्कत हो समझने में, कोई तरह का कॉन्सेप्ट का, इवन आप कुछ दिन के लिए क्रैश कोर्स टाइप से अगर मेरे से कुछ समझने के लिए चाहते हो तो आप नॉलेज ले सकते हो मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं ये बोलता हूँ आप डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगे। इसके वीडियो देखने के लिए, अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो कि बाकी लोगों को भी बेनिफिट मिले। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।